आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद दानियाल। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 6 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो हम करने जा रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले आपका 6.1 है, इसको हम करते हैं। A spring having spring constant K hangs vertically from a fixed point. A load of weight L when hung from the spring causes an extension X. The elastic limit of the spring is not exceeded. बेटा ये कहना क्या चाह रहा है, पहले तो आप इसकी स्टेटमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक जो बात कर रहा है उसके बारे में आप समझें। बेटा कहता है कि आपके पास ये स्प्रिंग लगे हुए हैं नीचे, ये एक फिक्स पॉइंट पे, एक फिक्स पॉइंट पे नीचे वर्टिकल ये हंग हुए हुए हैं, लटक रहे हैं। और उनके नीचे बेटा आपने क्या लगाया हुआ है, एक वेट लगाया हुआ है जिसको उसकी आपकी बुक ने उसको नाम दिया है एल का नाम। वैसे डब्ल्यू का नाम देती हैं, फोर्स भी कह सकते हैं क्योंकि डब्ल्यू एक फ़ोर्स होती है, यानी कि वेट एक फ़ोर्स ही है। तो यहाँ पे चूँकि उसने एल का नाम दे दिया है तो इसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस आपने अपने फार्मूले के अंदर जो भी आपका फार्मूला यूज़ होगा उसके अंदर जहाँ पे एफ़ यूज़ हो रहा होगा, यहाँ पे डब्ल्यू यूज़ हो रहा होगा, वहाँ पे जस्ट आपने एल पुट कर देना है, डेट्स इट। अच्छा आगे देखें। और कहते हैं जब वो नीचे एलोंगेशन होती है, एलोंगेशन का मतलब है कि जब उसको नीचे खींचा जाता है तो उसके अंदर जो एक्सटेंशन होती है ना वो कितनी चाहिए होती है बेटा, एक्सटेंशन उसके अंदर एक्स होती है। एक्स मतलब कुछ एक्सटेंशन जनरल फॉर्म दे रहा है तो इतनी उसके अंदर एक्सटेंशन होती है। सम आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे, कुछ ऐसे स्प्रिंग जो कि एक जैसे हैं, ईच विद स्प्रिंग कांस्टेंट के, सब की जो स्प्रिंग कांस्टेंट के है, के क्या थी बेटा, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग थी ना, ये उस स्प्रिंग की स्टिफनेस को शो करता है। और अरेंज एज शोन बिलो, ये हर बेटा स्प्रिंग की डिफरेंट होती है, ये याद रखिएगा आप, के जो होते हैं ना हर स्प्रिंग की डिफरेंट होती है, ये सेम कभी नहीं हो सकती। अच्छा, फॉर ईच अरेंजमेंट कंप्लीट द टेबल बाय डिटरमाइनिंग द टोटल एक्सटेंशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो बेटा आपने इस टेबल को फिल करना है, यहाँ पे आपने इसकी एक्सटेंशन लिखनी है कि कितनी यहाँ पे इस वाले पोर्शन में हुई है। जब स्प्रिंग को इस तरीके से आप क्या करते हो, एक स्प्रिंग को दूसरी स्प्रिंग के साथ जब अटैच करते हो सीरीज़ में, इसको बोलते हैं सीरीज़, ठीक है। और जब इस तरीके से अरेंजमेंट देते हो तो उसकी एक्सटेंशन और उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी होगी। और अगर आप बेटा इस तरीके से उसको फिक्स पॉइंट पे, एक फिक्स पॉइंट पे एक अलग-अलग स्प्रिंग को यहाँ पे आप टाई कर देते हो, यहाँ पे जैसा कि अब यहाँ पे आपने किया इस पॉइंट पे, और एक यहाँ पे आपने इन दोनों को लटकाया और नीचे इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर आप दोनों ने क्या किया, इन दोनों को वेट के साथ आपने बांध दिया। तो अब यहाँ पे देखेंगे इसकी यहाँ पे एक्सटेंशन क्या होगी, इसकी क्या होगी, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट और इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगी। बेटा मैं आपको इसका बिल्कुल कम्प्लीटली विद रीज़न आपको कम्प्लीटली बताऊंगा जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो बेटा आएँ, ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पे मुकम्मल डिटेल से लिखे हैं। तो बेटा यही वो सवाल है जो हम करने जा रहे हैं। तो इसके नीचे मैंने आपका विद रीज़न आपका ये सारा मैंने यहाँ पे ड्राइव किया है। तो बेटा सबसे पहले चूँकि हमने बेटा स्प्रिंग के बारे में पढ़ा था कि जब भी स्प्रिंग को खींचा जाता है तो वहाँ पे बेटा हुक्स लॉ अप्लाई होता है, और हुक्स लॉ अप्लाई तब होता है जब वो अपनी इलास्टिक लिमिट के रीजन के अंदर रहता है। और वहाँ पे आपने बेटा ये हुक्स लॉ वाला जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पे आपने ये फार्मूला पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू के एक्स। अब बेटा आपने ना यहाँ से जस्ट ये करना है, मैंने यहाँ पे सामने आपके लिए लिख दिया है कि ये ऊपर जो फिगर दी हुई है इसमें वेट को रिप्रेजेंट किया गया है एल से। बस आपने इस फार्मूले में एफ़ को रिप्रेजेंट किया है एल से कर देना है, बस एफ़ की जगह क्या लिख देना है, एल। तो आपका यही वेट जो होगा, यानी कि ये जो है उसके अंदर यही फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो आए बेटा आप इसको सोल्व करते हैं। बेटा सबसे पहले जो अरेंजमेंट थी सीरीज़ वाली ना, ये वाली, ये वाली, इसके इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये वाली फर्स्ट वाली की मैं यहाँ पे ना इसको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली यहाँ पे शो हो जाए। तो आए अब बेटा स्टडी करते हैं इसको। हाँ, कहता है कि स्प्रिंग इन सीरीज़, अब चूंकि वो स्प्रिंग सीरीज़ में लगे हुए हैं ऊपर इकट्ठे में आपस में एक है, यानी कि एंड टू एंड आपस में बांधे हुए हैं। तो कहता है कि फॉर एन स्प्रिंग, एन स्प्रिंग का मतलब है एन की तादाद, यानी स्प्रिंग्स की जो तादाद वो चूँकि सीरीज़ में है, हम ज़रूरी नहीं है दो ही हों, ज़्यादा हो सकती हैं। सबके लिए यही बेटा जो आपने मैंने यहाँ पे तरीका लिखा है वो सारी जगह आप लोगों ने यही अप्लाई करना है। तो कहता है कि एन स्प्रिंग सीरीज़ में कनेक्टेड है। टोटल एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, एक्सटेंशन का मतलब टोटल उनकी जो खिंचाव होगा वो कैसे होगा, उन सब की एक्सटेंशन को आप लोगों ने ऐड कर देना है। वो जितने खींचे जाएंगे ना, वो जो ओरिजिनल पोजीशन से जितना खींचे जाएंगे सबको आपने वो ऐड कर लेना है, उस पोजीशन को नोट डाउन करना है, नोट डाउन करके ऐड कर लेना है, सिंपल सी बात है।
ई स्प्रिंग एक्सपीरियंस द सेम फोर्स, हर स्प्रिंग एक सेम फोर्स लगाएगा, उसका नाम हमने क्या रखा है एल, आपकी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बेटा, वैसे आप एफ ही लिखते हैं, लेकिन इस जो क्वेश्चन है उसके अंदर एल दिया हुआ है, ये देखें उसने वेट का नाम एल दिया हुआ है, तो आपने उस फोर्स को, उस वेट को बस नाम चेंज कर दिया, बाकी सारी वही चीज़ें हैं। तो बेटा फिर उसके बाद कहा मैंने कि एक्सटेंशन फॉर ईच, तो अब बेटा यही वही वो जो है हुक्स लॉ का ये फार्मूला है, ये वाला मैंने जो रेड से मार्क किया है वही यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे देखें के एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये के क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये वही बन जाएगा ना एल ओवर के। तो यहाँ पे एल ओवर के बन गया, एल क्या है फोर्स है, इक्वल टू एक्स बन जाएगी। तो टोटल एक्सटेंशन कितनी होगी, टोटल एक्सटेंशन मतलब इस वाले एक्स के साथ आप क्या करवा दें, एन एक्स मल्टीप्लाई करवा दें, यानी कि एन इधर मल्टीप्लाई करवा दें, तो जितने भी स्प्रिंग होंगे सब की आपके पास एक्सटेंशन आ जाएगी। तो ये फार्मूला लगेगा आपके पास स्टिफनेस के लिए, टोटल एक्सटेंशन, क्योंकि उसने कहा था ना ये, इसमें यहाँ पे उसने क्या बोला, उसने बेटा बोला कि आपके पास टोटल एक्सटेंशन कितनी होगी, तो बस एन एक्स मल्टीप्लाई करवा दें, एक्स कितनी है वो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो चूंकि अब यहाँ पे दो स्प्रिंग लगे हुए हैं, स्प्रिंग कितने हैं, एक और ये दो, तो बस यहाँ पे आप लोगों ने इस फार्मूले के अंदर ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है इसके अंदर। तो एन चूँकि एन क्या है, स्प्रिंग की तादाद है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, क्योंकि दो स्प्रिंग थे, 2x हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम ना यहाँ पे लिखें ना कि यहाँ पे इसकी आंसर क्या बनता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए 2x। ओके बेटा, इसका आंसर आपका क्या है, ये 2x है। अच्छा, तो अब बेटा देखिए आगे आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है के, चूँकि अब हमने के भी तो निकालनी है, तो बेटा के के लिए फार्मूला आपके लिए ये यूज़ होगा, वही फार्मूला है, वही जो आप अभी हमने पढ़ा ना, ये वाला हुक्स लॉ का, जो कि अभी आपको मैंने यहाँ पे नोट डाउन करवाया, ये एफ इज इक्वल टू के एक्स वाला, ये यूज़ करना है, के एक्स है ना, तो एक्स को इधर लेके आके डिवाइड कर देना है, तो ये आपके पास के एक साइड पे आ जाएगा, इसको बोलते हैं स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। तो वो एल, एफ क्या है, एफ को रिप्लेस कर दिया एल से, तो टोटल एक्सटेंशन, तो टोटल एक्सटेंशन कितनी थी हमारे पास, ये एन एक्स थी, तो एन एक्स को आपने ये बेटा यहाँ पे लिख देना है उस फार्मूले में। तो एन की वैल्यू कितनी थी, दो स्प्रिंग थे, तो दो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या चाहिए, के सीरीज़ चाहिए ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एल की जगह दोबारा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एक जगह दोबारा मैं आपके लिए लिख दूँ, ताकि आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो एल है ना, तो एल बेटा किसके बराबर था, यहाँ पे एल को चेंज करें तो के एफ आ जाता था, और के एक्स यहाँ पे हम पुट कर देंगे, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, के एक्स, और नीचे क्या था, एन एक्स, तो यहाँ से एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो जब एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा तो के ओवर एन बच जाएगा। तो यही के ओवर एन जो फार्मूला है आपने वहाँ पे पुट करना है, लेकिन कैसे पुट करना है, के क्या चीज़ थी, के इज़ द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग है, ठीक है, और इसकी यहाँ पे एन कितने, एन तो स्प्रिंग की तादाद है, तो ये बेटा यहाँ पे 2 लिख देंगे, क्योंकि दो स्प्रिंग्स थे हमारे यहाँ, तो हम यहाँ पे इसको मेंशन भी कर देते हैं। ओहो, नीचे आ गए हम, यहाँ पे लिखना है, इधर लिखना है, तो मैं बेटा आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे, हाँ बेटा ये लिखा, तो ये के ओवर एन है ना, तो यहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग कितने हैं, दो, तो ये दो लिख गया, तो बेटा ये आपके पास भी फाइनल आंसर आ गया इसका। ठीक है जी। अब आपके पास आगे देखें, स्प्रिंग चूंकि कनेक्टेड है किसमें, पैरेलल पोजीशन में, तो पैरेलल पोजीशन में कितने आप ये देखें ना बेटा, टोटल एक्सटेंशन इसमें ऐड हो गई है, या आपने वैसे भी आपको बेटा आना चाहिए, डायरेक्टली आपको आना चाहिए कि अगर दो स्प्रिंग इकट्ठे करें तो उनकी एक्सटेंशन ऐड होती हैं, और स्टिफनेस जो होती है उनकी हाफ हो जाती है, मतलब इसकी जो स्टिफनेस पहले जो थी वो सिर्फ के थी, जब दूसरा ऐड करने की वजह से क्या हो जाएगा, अब ये इतना नहीं खींचा जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो स्टिफनेस है या इनकी एक पावर जो है, यूँ आप समझें कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि अब वो उसको तोड़ना जो है उसको अब थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब देखें बेटा, ये है आपके पास पैरेलल अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट में आपको मैं समझाता हूँ। तो बेटा ये देखें मैंने नीचे लिखा इसी में
स्प्रिंग केस 2 के अंदर स्प्रिंग्स इन पैरेलल, अगर स्प्रिंग बेटा आपके पैरेलल हुए तो उनको मैंने लिखा अगर n स्प्रिंग्स हुए, n मतलब उनकी तादाद हुई स्प्रिंग्स की, ईच शेयर द लोड इक्वली, क्योंकि दोनों साइडों पे हमने एलोंगेट किया हुआ है। ये देखें आप पिक्चर में, इन दोनों को इकट्ठा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, जितनी फोर्स इसको यहाँ से मिल रही है इतनी फोर्स इधर से भी इसको मिल रही है। ये दोनों को अब देखें, टोटली फोर्स तो नहीं ना लगाएंगा, क्योंकि अलहदा अगर वेट लगा हुआ होता तो वो फिर इसको ज़्यादा खींचता नीचे की तरफ, क्योंकि इसकी फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, आधी इसमें और आधी इसमें, तो इसकी एक्सटेंशन जो होगी वो बेटा थोड़ी कम होगी। साफ पता चल रहा है अगर लॉजिकली पता देखें तो। ई शेयर द लोड इक्वली इफ आइडेंटिकल, अगर आप लोड को इक्वली लगाएं दोनों सेम स्प्रिंग्स के ऊपर और दो फोर्स जो है वो बिल्कुल इक्वली लगे, तो फोर्स ऑन ई स्प्रिंग बेटा क्या लगेगी, एल ओवर एन, ठीक है। एल ओवर वन इसके ऊपर फोर्स हम लगा देंगे, तो ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है। ये ऊपर मैंने जो लिखा है ना के सीरीज, वही हुक्स लॉ वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। और एक्सटेंशन ऑफ ईच, दोनों की बेटा एक्सटेंशन कितनी होगी, एल ओवर एल डिवाइडेड बाई एन, फिर डिवाइडेड बाई के करना है। तो एल बेटा किसके बराबर था, के एक्स के, एन चूँकि डिनोमिनेटर में था वो नीचे आ जाएगा एन के, यहाँ से के और के बेटा कैंसल आउट हो जाएंगे, तो एक्स ओवर एन बन जाएगा। तो बेटा यहाँ से आपके पास मिल जाएगी आपको एल ओवर एन, ये उसकी यहाँ से सॉरी एक्सटेंशन यहाँ से मिलेगी आपको एक्स ओवर एन। तो एक्स कितना, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 स्प्रिंग से 2 पुट कर देंगे तो ये बेटा क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो यहाँ से इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके अपने आंसर में लिख देते हैं। तो यहाँ पे स्प्रिंग्स 2 थे तो 2 बेटा अब यहाँ पे लिख दें। तो ये बेटा क्लियर हो गया। अब आगे देखें, अब अगले स्टेप में हमारे पास रहती है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। तो स्टिफनेस बेटा जो है वो डिपेंड करती है आपके पास इस फार्मूले पे। तो कहता है बट चूँकि पैरेलल में कनेक्टेड हैं स्प्रिंग्स एक्सटेंड द सेम अमाउंट से एक्सटेंड होंगे, तो एक वो लेफ़्ट वाला भी, ये वाला, ये देखिए ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों सेम अमाउंट से नीचे की तरफ एक्सटेंड होंगे, ठीक है। जितने एक ये होगा इतना यही होगा, क्योंकि दरमियान में वेट लटका हुआ है, ठीक है बेटा। तो आगे देखें, कहता है कि सेम अमाउंट के साथ होंगे, सो टोटल एक्सटेंशन उनकी कितनी हो जाएगी, एक्स ओवर एन। इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगी, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी, के पैरेलल इज इक्वल टू एल ओवर एक्सटेंशन। वही फार्मूला यूज़ हो रहा है हुक्स लॉ का, एल ओवर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब एक्स। तो कितनी हुई थी पीछे बेटा, हमने पीछे भी स्टडी किया है, तो एक्सटेंशन ये देखें, इसी पैरेलल वाले पोर्शन के अंदर हमने ये एक्सटेंशन हुई है एक्स ओवर एन, वो एक्सटेंशन आपने यहाँ पे मार्कर कर देनी है, ये यहाँ पे इस फार्मूले में एक्स ओवर एन। अब जो कि डिनोमिनेटर के नीचे एक और डिनोमिनेटर होता है, उसकी जो डी वैल्यू होती है वो यहाँ से रोटेट करके ऊपर चली जाती है, तो जब ऊपर जाएगा तो एन हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर जी ये कैसे हुआ, बेटा यहाँ से मैं बताता हूँ। एफ ये एल क्या है, एल होता है एफ के, एल क्या होता है एफ। मैं यहाँ से चले ऐसे कर देते हैं, यहाँ से हम इसको लिखते हैं एल इक्वल टू एफ की एक्स था ना, तो नीचे क्या था, ये जब हम एन ऊपर लेके जाएंगे तो एन ऊपर आ जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा बेटा एक्स, तो यहाँ पे x बचेगा। अब ये वाला x और x कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, एन के बच जाएगा, ठीक है। अब यही फार्मूला जो है आपने उधर इस्तेमाल करना है अपने उस पोर्शन के अंदर, बस कुछ भी नहीं करना। स्प्रिंग कितने हैं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2k लिख देना, कितना बढ़ जाएगा उसकी, आंसर आ जाएगा इसका 2k आ जाएगा, और कुछ भी नहीं, बस यही बेटा आपका फाइनल आंसर है इसके लिए। ओके बेटा, तो ये मैंने बेटा आप सबके लिए नीचे भी इसके लिए लिख दिए फाइनल रिजल्ट्स जो आए थे, इसको यहाँ से भी देख लीजिएगा, अरेंजमेंट ए के अंदर, फिर उसके बाद अरेंजमेंट जो 2 मैंने की है आपके सामने मैंने लिख दी है। अब बेटा देखें, स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ आयरन, वाई। कहता है कि आपके पास जो स्प्रिंग है वो आयरन के बजाय स्टील के बने होते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो बेटा इंतहाई आसान इसका मैंने क्वेश्चन लिखा है, सिंपल वर्ड्स में लिखा है, तो आप लोगों ने यही लिखना है, आपको टोटली कम्प्लीटली 2 नंबर आपके लाजमी मिल जाएंगे आपको बोर्ड में। तो स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ स्टील बिकॉज स्टील हैज़ हायर इलास्टिसिटी एंड ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन आयरन। तो बेटा मैंने क्या लिखा, मैंने कहा स्टील की जो इसलिए उससे बनाए जाते हैं स्प्रिंग के, क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, ये जल्दी से इनको कंप्रेस भी किया जा सकता है, इनको स्ट्रेच भी किया जा सकता है, और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है आयरन के मुकाबले में। लोहे को आप आयरन को इजीली नहीं खींच सकते, लेकिन आप देखें ना स्प्रिंग अगर आपने हाथ में पकड़ा हो तो इजीली कंप्रेस भी हो जाता है और आसानी से उसको स्ट्रेच भी किया जा सकता है, इसलिए स्टील से बनाए जाते हैं, इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये मेन इसका जो है ना, ये वाला जो है
ये पॉइंट इसका बहुत जो है ना यहाँ पे हैवी है। आगे देखें, इट कैन बी डिफॉर्म्ड सिग्निफिकेंटली विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट एंड विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। जब आप उसके ऊपर बेटा अपनी जो फोर्स लगाते हो ना, जब उसके ऊपर सिग्निफिकेंटली एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे होते हो इलास्टिक लिमिट की रीजन के अंदर रह के, तो वो बेटा और जो शेप है स्प्रिंग की वो दोबारा अपनी असली शेप की तरफ वापस आ जाता है। वेयर एज आयरन इज़ मोर प्रिटेंडेड टू परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो कहता है लेकिन आयरन जो है ना, आयरन को अगर बेटा आप खींचें तो वो उसकी परमानेंटली उसके अंदर डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है। डिफॉर्मेशन का मतलब अपनी शक्ल को बिगाड़ देता है और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का प्रोसेस अप्लाई कर देता है। तो वहाँ पे हम उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी का उसने अमल इख्तियार कर लिया। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि कार सस्पेंशन स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ स्टील टू विदस्टैंड रिपीटेड कंप्रेशन एक्सटेंशन। बेटा जो कार के अंदर आप देखें, कार के अंदर बाइक्स के अंदर जो स्प्रिंग लगे हुए होते हैं जिनको आप शॉक्स कहते हैं, ये वाले, ये देखें बेटा आप कि ये गाड़ी का टायर है, ये साथ पीछे इसकी डिस्क लगी हुई है और ये पीछे इसके ऊपर ही क्या लगे हुए होते हैं बेटा, ये शॉक्स लगे हुए होते हैं। बेटा ये जितने अच्छे होंगे ना, जितना स्प्रिंग अच्छा होगा, मतलब इसकी जितनी स्टिफनेस अच्छी होगी, आपको जो जंप लगेगा ना वो इंतहाई फील भी नहीं होना आपको। ठीक है, तो ये वो स्प्रिंग लगे हुए हैं यहाँ पे जो आयरन के बनने, आयरन की नहीं सॉरी स्टील के बने हुए होते हैं। तो ये आपको हेल्प करते हैं, आपको एक वो झटका सा एक लगता है ना, जर्क सा लगता है आपको जब आप कार चला रहे हो तो किसी ऐसी जगह से गुजरते हो कि जहाँ पे रोड ठीक ना बनी हुई हो, तो वहाँ पे आपकी ये बहुत हेल्प करते हैं, आपको फील भी नहीं करवाते। तो इनका ये फ़ायदा होता है। तो ये यूज़ होते हैं बेटा कार्स के वगैरह के अंदर। अब अगले नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो बेटा देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ मोर इलास्टिक। कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि बहुत ज़्यादा इलास्टिक है और कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि इलास्टिक नहीं है। अब बेटा आपके ना थोड़ा सा आपको थोड़ा लगेगा कि ऐसा क्या होता है, आयरन किस तरीके से इलास्टिक है और ये वो। बेटा आप ये इस टॉपिक के अंदर एक वर्ड यूज़ होगा वो मैं आपको कम्प्लीटली बताऊँगा। तो कहता है कि आयरन इज़ मोर इलास्टिक देन रबड़। आयरन जो होता है वो रबड़ से ज़्यादा इलास्टिक है। अब बच्चों के माइंड में आएगा सर ऐसे कैसे हो सकता है कि आयरन तो बड़ा, उसको तो खींचा ही नहीं जाता और रबड़ को तो आसानी से हम खींच सकते हैं, तो वो तो रबड़ इलास्टिक होनी चाहिए। बेटा सिर्फ इस चीज़ को नहीं देखना, आपने इसको फार्मूले के अंदर पुट करना है कम्प्लीटली, और कम्प्लीटली पुट करने के बाद आप चेक करेंगे कि रबड़ जो होती है वो अपनी असली शेप की तरफ दोबारा नहीं आती। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हुए हुए हैं। तो वो अपनी असली शेप की तरह दोबारा नहीं आती, इसलिए हम क्या है, और आयरन जो है वो दोबारा अपने असली शेप की तरह दोबारा वापस आ सकता है। अगर मैं आपको एक एक एग्जांपल दूं, बेटा आप देखें सर्दियों के अंदर आपके पास जो आयरन होता है, लोहा जो होता है, वो कंप्रेस होना शुरू हो जाता है। आप ये जो पटरियाँ होती हैं, रेल पटरीज जो होती हैं, उनके कंप्रेस होना शुरू हो जाता है। लेकिन गर्मियों के अंदर वही लोहा क्या होता है, इनक्रीज़ होता है, उसके अंदर स्ट्रेचिंग होती है। तो वही सेम प्रोसेस में यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो बेटा कहते हैं इलास्टिसिटी रेफर टू द एबिलिटी टू रीगेन द ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन। जब यहाँ पे बेटा डिफॉर्मेशन हो जाती है तो वो अपनी ओरिजिनल शेप को दोबारा रीगेन कर लेता है। कौन? ये आयरन के बारे में बात हो रही है। आयरन हैज़ अ हायर यंग मॉडुलस। ये चीज़ बेटा मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा था कि ये जो चीज़ है ना, हायर यंग मॉडुलस। अब ये क्या चीज़ है, ये बेटा आपने हायर क्लासेस के अंदर जाके पढ़ना है। यंग मॉडुलस का फार्मूला होता है, वो आप लोगों ने यहाँ पे उसको लिखना है और उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके जब आप आयरन की डेंसिटी पुट करते हो और रबड़ की पुट करते हो, आप देखते हैं कि आपका फाइनल जो आंसर है वो किसका ज़्यादा आता है, आपका यंग मॉडुलस जो है वो आपका आयरन का ज़्यादा आता है, जिससे पता चलता है कि आयरन की जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और रबड़ की जो इलास्टिसिटी है वो बहुत कम है। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है यंग मॉडुलस का। तो वो ये यहाँ पे इस्तेमाल होता है क्योंकि ये लेंस वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है यंग मॉडुलस के फार्मूले को। तो अभी जस्ट आप लोगों ने इतना ही लिखना है और इसे मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों के लिए 2 नंबर हैं और आप लोगों का लेवल भी जस्ट अभी यही है। मीनिंग इट रेजिस्ट डिफॉर्मेशन मोर स्ट्रांगली एंड रिटर्न टू इट्स शेप। वो अपनी शेप को दोबारा रिटर्न अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ले आता है। वेयर एज रबड़ वाइल स्ट्रेची होती है ऑफन एज अ परमानेंट सेट। लेकिन जब आप उसको इलास्टिक रीजन से खींचते हो ना, जो उसकी एक इलास्टिक लिमिट होती है, तो वो दोबारा परमानेंटली क्या हो जाती है, वो प्लास्टिसिटी का प्रोसेस को अपना लेती है। ठीक है, तो बेटा ये था जी आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल था, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। ये आगे देखें बी पार्ट में, वाटर इज़ मोर इलास्टिक देन एयर। पानी जो है क्या एयर के मामले में ज़्यादा इलास्टिक है? तो आइए चेक करते हैं। बेटा लिक्विड जो होता है ना वो एक कंप्रेसिबल नहीं होता, बहुत कम कंप्रेसिबल, इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते गैसेस के मुकाबले में। लेकिन गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। गैस को ही तो बेटा कंप्रेस करके वो हमने वो जो किया था
हाइड्रोलिक लिफ्ट्स वगैरह वो जो चीज़ें होती हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट के ज़रिए हम अपनी बॉडीज़ वगैरह को ऊपर लिफ्ट करते हैं, तो वो ही आप तो गैसेस के थ्रू करते हो। तो यहाँ पे देखें लिक्विड आर लेस कंप्रेसिबल देन गैसेस, सो वाटर बेटर रेजिस्ट अ चेंज इन द वॉल्यूम व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम में उसके अंदर एक चेंज आना जो शुरू होता है वो बहुत ही उसको रेजिस्ट करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, गिविंग इट अ हायर बल्क मॉडुलस, क्योंकि उसका बल्क मॉडुलस ज़्यादा होता है। किसका? पानी का। इसका भी वही बल्क मॉडुलस, चूँकि अब आपके सर जी पीछे आपने एक और पढ़ाया यंग मॉडुलस, यहाँ पे है जी बल्क मॉडुलस। बेटा यंग मॉडुलस जो होता है वो आपके लिए यूज़ होता है लेंस वगैरह के लिए, बल्क मॉडुलस यूज़ होता है आपकी शेप वगैरह चेंज जब होती है ना, तो उनके लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, ये आपकी हायर क्लासेस के अंदर है, आपकी बुक में ये चीज़ नहीं दी हुई। ठीक है, द फार्मूला ऑफ द बल्क मॉडुलस इज गिवन बिलो, ये वैसे मैंने आपके लिए लिख दिया, ये यहाँ तक आप लोग यहाँ तक ही करें, लेकिन आगे जो अगर किसी बच्चे आप लिख लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए बल्क मॉडुलस का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, उसको के से लिखा जाता है, और ये फार्मूला होता है माइनस डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी और वी नॉट, ये उसका वॉल्यूम के अंदर चेंज आना, जब इसका बेटा बोलते हैं शीयर स्ट्रेस। ठीक है, डेल्टा वी ओवर वी नॉट को बोला जाता है शीयर स्ट्रेस, यानी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसके वॉल्यूम में जो चेंज आती है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोलते हैं, शीयर स्ट्रेस भी बोलते हैं। शीयर स्ट्रेस होता है, मैं बता देता हूँ आपको, जब किसी शेप में चेंज आती है तो शीयर स्ट्रेस, वॉल्यूम में चेंज आता है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और लेंथ में चेंज आ जाते हैं उसे बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो बल्क मॉडुलस का वॉल्यूम के साथ अलग होता है, तो यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखें, हाउ डज वाटर प्रेशर 1 मीटर बिलो द सर्फेस ऑफ ए स्विमिंग पूल कंपेयर टू द वाटर प्रेशर 1 मीटर बिलो द सर्फेस ऑफ वेरी लार्ज एंड डीप लेक। कहता है कि पानी का जो प्रेशर आप बताएं, एक स्विमिंग पूल है, उसकी सरफेस ऊपर, पानी की ऊपर वाली जो सरफेस है, जहाँ सतह है, जहाँ से पानी की ऊपर हवा के साथ उसकी इंटरफेस हो रही है, तो वहाँ से लेके एक नीचे 1 मीटर तक उसको पानी का प्रेशर चेक करना है। फिर इसी तरीके से एक लेक है, एक नहर है, उसकी आपने गहराई चेक करनी है 1 मीटर तक। बताएं किसका ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा होगा? बेटा इंतहाई आसान क्वेश्चन है, कि आपने बेटा जस्ट ये फार्मूला याद रखना है। ये जो बेटा प्रेशर वाली बात जब भी आ जाए ना, पानी वाले की, लिक्विड प्रेशर की, सिर्फ लिक्विड प्रेशर की, तो आपने ये फार्मूला याद रखना है, ये वाला। इस फार्मूले से आप तो कहीं भी दूर ना जाए ना, ये फार्मूला तो आपको सारे आंसर्स आपको देगा। इस फार्मूले में क्या बताया जा रहा है कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या है बेटा, एच जो कि डेप्थ ऑफ द लिक्विड है, रो क्या है, इसको बोलते हैं रो, ये पी नहीं है बेटा, इसको बोलते हैं रो। तो ये जो रो है ये है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ऑफ एनी लिक्विड कह लें। ठीक है, जी क्या है, दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आपने जस्ट इसको देखना है बेटा, आपका जो लिक्विड है क्या वो ये बता रहा है कि वो नहर हो, कुछ भी हो, लिक्विड की वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे कि नेवर बेटा, वो तो सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर यहाँ पे हम लेके कहेंगे द प्रेशर इज द सेम, लिक्विड प्रेशर एट अ सर्टेन डेप्थ डिपेंड्स ओनली ऑन द डेप्थ। ये देखें, डेप्थ पे, फिर लिक्विड की डेंसिटी पे और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन द टोटल साइज और द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड बॉडी। उससे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे समुंदर है, पानी है, पूल है, इस इट डजेंट मैटर बेटा। तो आपने जैसे इस फार्मूले को देखना है और यहाँ से आंसर दे देना है। चूँकि यहाँ पे वो इसके वॉल्यूम और साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो आप चूँकि जस्ट डिपेंड करता है डेप्थ पे, लिक्विड की डेंसिटी पे और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, तो आपने जस्ट यहाँ से देख के उसका आंसर लिख देना है। देयर फॉर 1 मीटर डेप्थ, अगर 1 मीटर की उसने कहा था ना, ये देखें उसने यहाँ पे ये बात की थी, उसने कहा था कि अगर 1 मीटर की गहराई है तो बताएं कितना प्रेशर होगा बेटा, दोनों में सेम होगा प्रेशर, दोनों में सेम लगेगा, चाहे वो नहर हो चाहे वो पूल हो, दोनों में सेम तरह का प्रेशर लगेगा। आगे देखें, व्हाट विल हैपन टू द प्रेशर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कन्फाइंड लिक्विड इफ द प्रेशर इज इंक्रीज इन वन पार्ट, गिव एन एग्जांपल फ्रॉम योर डेली लाइफ वेयर सच प्रिंसिपल इज अप्लाइड। बेटा यहाँ पे तो सिंपल पास्कल लॉ यूज़ हो रहा है, पहली स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि आपके पास एक लिक्विड है और एक पार्ट के अंदर वो कन्फाइंड हुआ हुआ है, लिक्विड कन्फाइंड हुआ हुआ है, और उसके तमाम पार्ट्स की तरफ प्रेशर लगता है इक्वली, और वन पार्ट की तरफ आप प्रेशर बढ़ाते हो, तो वो कहाँ पे है? तो ये बेटा ये पास्कल लॉ की डेफिनेशन में ही तो आपने पढ़ा था। तो ये देखिए मैंने नीचे लिखा, पास्कल लॉ के मुताबिक द प्रेशर इंक्रीजेज विल बी ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कन्फाइंड लिक्विड। आपके एक फ्लास्क ली हुई है, उस फ्लास्क के अंदर आपका लिक्विड मौजूद है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आप ऊपर से जब आप प्रेशर लगाएंगे तो आपका इक्वली ट्रांसमिट होगा वो जो क्या नाम है उसका प्रेशर। ए कॉमन एग्जांपल इज़ अ हाइड्रोलिक कार जैक। कार जैक यानी कि कार को, जो कार के जो जैक्स होते हैं ना, उनको उठाने के लिए हम यूज़ किया जाता है, कार को लिफ्ट करने के लिए। कहते हैं मैंने स्मॉल फोर्स ऑन ए स्मॉल पिस्टन क्रिएट्स अ प्रेशर दैट इज ट्रांसमिटेड टू द लार्ज पिस्टन लिफ्टिंग द कार। ऐसे ही होता है ना बेटा कि जब कार वगैरह पंचर हो जाती हैं, तो जब पंचर होती हैं तो आप क्या करते हो,
को जैक इस्तेमाल करते हो, हाइड्रोलिक कार जैक, आप उसको स्मॉल फोर्स प्रोवाइड करते हो, वो कार को क्या करते हैं, आपने स्मॉल पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो ना, ठीक है। तो वो कार का जो जैक होता है वो उसको ऊपर की तरफ उठाता जाता है, क्यों? क्योंकि इसके जो लार्जर पिस्टन होता है उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगती है, ठीक है। आप स्मॉलर फोर्स अप्लाई कर रहे हो और वहाँ पे अंदर जाके मैक्सिमम फोर्स लगती है, जिसकी वजह से कार का जो कार को ऊपर लिफ्ट कर लेता है, ठीक है। तो बेटा जस्ट आपने यही लिखना है। अच्छा आगे देखें जी, समवेयर रिमेन्स ट्रैप्ड विद इन द टॉप ऑफ द मरकरी कॉलम ऑफ द बैरोमीटर विच इज सपोज टू बी वैक्यूम, हाउ वुड इट अफेक्ट द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम। कि अगर आपके पास, ये देखें पहले तो आप इस सवाल को समझें। कहता है कि अगर आपके पास एक मरकरी का बैरोमीटर का एक मरकरी कॉलम है, उसके ऊपर टॉप से अगर उसके अंदर एयर ऐड हो जाती है, तो विच इज़ सपोज टू बी वैक्यूम, तो बताएं आपके पास क्या यहाँ पे वो वैक्यूम क्रिएट होगी। अगर वैक्यूम नहीं है तो फिर क्या होगा, हाउ वुड इट अफेक्ट द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम, उसके ऊपर हाइट, मरकरी की कॉलम की इफेक्ट की हाइट के ऊपर क्या इफेक्ट देगा। बेटा ज़रा ये पिक्चर देखें, इस पिक्चर को ज़रा नोट डाउन करें। तो बेटा ये देखें, आपके पास एक मरकरी का ये कॉलम है ना, मैं इसको ना थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे तरीके से नज़र आए। अच्छा जी बेटा ये देखिए कि मरकरी का एक कॉलम है, ऊपर से यहाँ से हवा एंटर हो रही है और नीचे से मरकरी का भी प्रेशर है और ये नीचे लगी हुई है स्केल बीच में ना। तो यहाँ पे देखें कि जब बेटा ऊपर से जब एयर अंदर दाखिल होगी तो दाखिल होगी तो वो क्या करेगी, इसको प्रेशर लगाएगी नीचे की तरफ, धंसाएगी, प्रेस करेगी इसको। तो होगा क्या कि क्या आप जो खुद बताएं कि क्या ये जब ऊपर से प्रेशर लगेगा, अगर वो यहाँ पे हुआ इस पॉइंट के ऊपर, अगर ये मरकरी हुआ तो प्रेशर लगेगा तो वो तो सीधा यहाँ पे चला गया, इस पोर्शन की तरफ आ गया। अब यहाँ से जब आप स्केल से मेयर करेंगे, तो जब स्केल से मेयर करेंगे तो क्या वो आपको एग्जैक्ट आपको हाइट दिखाएगा? बिल्कुल भी नहीं, वो एरर शो करेगा। इसका मतलब है कि जो आप ये जो ट्यूब्स बनाते हैं उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, तब आपको मरकरी आपको ओरिजिनल वैल्यू आपको सामने शो करता है। तो यहाँ पे यही मैंने लिखा था, ट्रैप्ड एयर विल एक्सर्टेड डाउनवर्ड प्रेशर नीचे की तरफ लगाएगी on the mercury column. In addition to the atmospheric pressure, to balance this, the mercury column will fall to a lower height than it should. जितना उसको होना चाहिए था अब वो यहाँ पे इतना वो लगाएगा नहीं, गिविंग अ फॉल्स, आपको एक फॉल्स और गलत स्टेटमेंट आपको गलत आंसर देगा, लो रीडिंग ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर, और आपकी रीडिंग जो होगी वो कम देगा। तो ये था बेटा आपका 6.6 क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं 6.7 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं 6.7 की तरफ। बेटा इसके अंदर कहता है कि जो एक हाउ डज द लॉन्ग नेक इज़ नॉट अ प्रॉब्लम टू जिराफ वाइल रेजिंग इट्स नेक सडनली। कि जब एक जिराफ अपनी इतनी बड़ी गर्दन उठाता है तो उसको एकदम उठाने में उसको कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं फील होती। तो बेटा इसके लिए इंतहाई सिंपल मैंने आपके लिए एक आंसर लिखा है। तो मैंने कहा कि जिराफ हैव अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स। बेटा ये जो वेसल्स वाला वर्ड है ना, पहले तो आपको इसको समझें ताकि आपको बाकी सारा जो मैटर है वो आपको समझ आए। बेटा वेसल्स क्या होती हैं? बेटा वेसल्स जो होती हैं ना, इसको हम आप आर्टरीज भी कह सकते हैं, कैपिलरीज भी कह सकते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो बेटा आर्टरीज के या वेसल्स के, तो इनको इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है बेटा, इसमें आप अपने ब्लड को क्या करते हो, इससे आपका ब्लड जो होता है वो दिल से आपका ब्लड निकलता है और पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और वेंस में क्या होता है, इसके अंदर आपकी पूरी बॉडी में से जो खून होता है, जो आपका ब्लड होता है, वो आपकी बॉडी के अंदर आपका दाखिल होता है, कैरी ब्लड टू द हार्ट, हम ये ऐसे कह सकते हैं। और आर्टरीज़ के लिए आप इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो आगे देखिए बेटा, जिराफ हैव अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड वन वे वाल्व्स इन देयर नेक वेन। उसका सिर्फ एक वे है, उनकी जो वाल्व्स होती हैं ना, उसकी गर्दन से सिर्फ एक वेन जा रही होती है उसकी गर्दनों से, अलॉन्ग विद अ पावरफुल हार्ट, ठीक है। उसके साथ एक बड़ा हार्ट जो होता है उसका, जो कि एक पावरफुल हार्ट होता है, जो उसकी उसकी पूरी बॉडी के अंदर एक उसके ब्लड वेसल जो कि खून होता है ट्रांसफ़र करता है। दिस सिस्टम प्रिवेंट रश ऑफ द ब्लड टू द हेड। और यही जो आपकी उसकी जो हेड है उसके ब्लड की तरफ एक वो जो एक ब्रस्ट की तरह, यानी कि खून जो होता है ना एक ब्रस्ट की तरह से फेंकता है यहाँ से प्रेशर के साथ। व्हेन देयर लोअर देयर नेक, जब वो अपनी गर्दन को नीचे करता है, एंड इंश्योर ब्लड स्टिल रीचेज द ब्रेन व्हेन दे रेज इट सडनली। मैंने फिर क्या लिखा, मैंने कहा कि जब वो आपके इस ब्लड को इंश्योर करवाता है, स्टिल रीचेज द ब्रेन, आपके इस तरीके से आपका जो ब्लड है वो आपके दिमाग तक पहुंचता है उसकी जिराफ के, जब वो क्या करता है एकदम से सडनली उठाता है।
तो इस तरीके से वो क्या होता है कि सडनली जब उठाता है तो एकदम से शूट करके उसके हेड की तरफ ब्लड करके रश करके जाता है। उसके ब्लड रश करने से उसको क्या होता है, इस कोई चीज़ को उसे प्रिवेंट करता है, ठीक है, मतलब इस तरीके से वो जाता नहीं है, एकदम शूट नहीं करता। तो आगे देखें, प्रिवेंटिंग फेंटिंग, उसको इस तरीके से वो बचाता है, आपको फेंट से बचा देता है। और फेंटिंग क्या होता है, फेंटिंग का मतलब होता है बेटा, होता है उसको बेहोश यानी कि बेहोशी से बचाना, ठीक है, तो उसको बेहोशी से ये इस तरीके से बचाया जा सकता है। तो आगे देखें, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंड ऑफ द गिलास ट्यूब जो है, हमारे पास कहता है कि ग्लास ट्यूब है यूज इन द सिंपल बैरोमीटर इज नॉट प्रॉपरली सील्ड, सम लीक इज प्रेजेंट, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट। कहता है कि गिलास ट्यूब है बैरोमीटर के अंदर, वो प्रॉपरली ऊपर से सील्ड ही नहीं है, तो क्या होगा उसके लिए, उसका इफेक्ट क्या बेटा। अभी हमने पीछे रिसेंटली पढ़ा कि जब ऊपर से वो बंद ही ना हुई हो बैरोमीटर के, तो एयर प्रेशर वहाँ पे इफेक्ट करता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफेक्ट करता है तो क्या होता है कि वहाँ पे प्रेशर लगता है। प्रेशर लगने से क्या होता है कि बेटा आपको वो नीचे की तरफ प्रेस करता है। तो जब नीचे की तरफ प्रेस होता है तो आपकी जाहिर सी बात है वो जो रीडिंग होगी वो गलत रीडिंग आपको देगा। तो यहीं पे मोमेंट सारा ये लिखा, इफ देयर इज अ लीक एयर विल एंटर द वैक्यूम स्पेस एट द टॉप ऑफ द ट्यूब, द एयर विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द मरकरी खाना, ऊपर से नीचे की तरफ उसको प्रेशर लगाएगा, काजिंग इट टू फॉल, जिससे वो मरकरी अपना प्रेशर को क्या नाम है नीचे की तरफ लगाना शुरू कर देगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो द बैरोमीटर विल शो एन इनएक्यूरेट, वो आपको एक गलत रीडिंग देगा, ठीक है, एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे सकेगा। लो रीडिंग ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रीडिंग लो आएगी, एक्यूरेट नहीं आएगी, एरर होगा उसमें। बेटा ये आपके पास बैरोमीटर होता है जिसके ज़रिए से आप अपनी जो गैसेस होती हैं उनको आप मेजर करते हो, ठीक है, ये डिवाइस होती है। तो फिर बेटा हम करते हैं आगे 6.9 के ऊपर, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट डेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दैट मटेरियल। तो बताएं, कहता है कि स्टेटमेंट के बारे में। बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी हुई है कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मीनिंग इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टाइप ऑफ द मटेरियल, डिपेंड करता है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी किस के कौन सी है, नॉट ऑन द साइज और द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसके ऑब्जेक्ट और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल द डेंसिटी ऑफ द प्योर आयरन इज द सेम फॉर बोथ अ स्मॉल आयरन, यहाँ ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है कि एक एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको एक तो मार्क कर लूँ ताकि आपको पता चल जाए। हाँ, द डेंसिटी ऑफ द प्योर आयरन, एक सही खालिस किस्म का एक आयरन है, तो उसकी सेम होगी डेंसिटी किसके साथ, एक छोटे दो किस्म के नेल किसकी, आयरन के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्मॉल बोथ स्मॉल आयरन नेल के साथ एक किसकी डेंसिटी होगी बेटा, इसकी प्योर आयरन की, उसके साथ मैच कर जाएगी। तो ठीक है, तो कहता है कि वो दोनों बराबर होती हैं। एंड अ लार्ज आयरन गार्डर, ये वो जो गार्डर नहीं होते वो जो आप लोग छतों वगैरह के अंदर, आजकल तो लेंटर वगैरह डाला जाता है ना, पहले ये यूज़ किया जाता था गार्डर वगैरह, एक आयरन के गार्डर होते थे, तो वो ये उसके मुताबिक इसकी डेंसिटी होगी। तो बेटा जस्ट आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देने हैं, आपको 2 नंबर आपको कम्प्लीटली मिल जाएंगे, ठीक है। हाउ द लोड ऑफ ए लार्ज स्ट्रक्चर इज एस्टिमेटेड बाय एन इंजीनियर, कहता है कि एक इंजीनियर है तो लार्ज स्ट्रक्चर जो बना रहा है, वो जो भी बिल्डिंग बना रहा है, तो उसका लोड वो किस तरीके से एस्टिमेट करते हैं। तो बेटा सिंपल से वर्ड है, मैंने लिखे हैं, मैंने कहा एक इंजीनियर एस्टिमेट करता है लोड को बाय कैलकुलेटिंग द डेड लोड। कौन सा लोड बेटा, डेड लोड को उठाता है। और डेड लोड क्या होते हैं बेटा, जो कि उस जो मटेरियल यूज़ कर रहा है ना जो इंजीनियर, उसका अपने स्ट्रक्चर का जो वेट होता है, और परमानेंट उसके अंदर जो फिक्सचर्स आती हैं, परमानेंट उसके अंदर जो बॉन्ड्स बने हुए हैं मालिक्यूल्स के आपस में, साथ परमानेंट जो फिक्सचर हुई हुई है, उसको बोलते हैं डेड लोड। और आगे लाइव लोड कौन से होते हैं, लाइव लोड बेटा वो लोड होते हैं जब आप किसी स्ट्रक्चर के ऊपर बैठे हुए हो, तो आप उसी बॉडी के ऊपर या उस वेट के ऊपर बैठे हो, तो वो जो आप नॉर्मल तौर पे बैठे हो ना, आप तो उठ उसके बाद फिर उठ जाओगे वहाँ से, तो वो जो आप लोग बैठे हो उसको बोलते हैं लाइव लोड। या फर्नीचर हो गया, स्नो हो गई, बर्फ़ वगैरह, तो इस तरीके से आप इसको लाइव लोड में लेते हो। ये एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखी। दीज आर कैलकुलेटेड यूजिंग द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल एंड देयर डेंसिटीज़। कहते हैं ये जो कैलकुलेशन ली है, हम इसको कैलकुलेट करके इंजीनियर्स क्या करते हैं, उनकी डेंसिटीज़, उनके मटेरियल की जो डेंसिटी होती है, उनके वॉल्यूम को नोट डाउन कर लेते हैं अलॉन्ग विद बिल्डिंग कोड्स। अब बिल्डिंग कोड्स क्या होते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वाला, जो कि आप लोगों के सामने मैंने अभी शो किया यहाँ पे। बिल्डिंग कोड्स, ये वाला बिल्डिंग कोड्स क्या होते हैं, ये इसी के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए एक पिक्चर नीचे डाली है। ये बेटा बिल्डिंग कोड्स होते हैं, ये कोई बिल्डिंग बनाना हो
किसी बिल्डिंग की रेनोवेशन करनी हो तो वहाँ पे वेंटिलेशन रखना, खिड़कियाँ वगैरह बना देना, ठीक है, तो ताकि बाहर से हवा वगैरह आती रहे। स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करना, उसकी हाइट कितनी रखनी चाहिए, किस एरिया के ऊपर वो बिल्डिंग बनानी चाहिए, कहाँ पे नहीं बनानी चाहिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंट्रोल करना, इग्रेस, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, फायर रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट्स, ये सारी बेटा आप उस इलाके के अंदर जो यूज़ करनी है, ये इनको बोला जाता है बिल्डिंग कोड रेगुलेशन, ठीक है। अलॉन्ग विद बिल्डिंग कोड्स दैट स्पेसिफाई द एक्सपेक्टेड लाइव लोड्स, ताकि इसको यूज़ करके आप जो एक्सपेक्टेड किस्म के लाइव लोड्स हैं उनको आप यूज़ कर सकें और फिर उनकी डेंसिटीज़ और उनके वॉल्यूम्स को मैं कैलकुलेट कर सकें। इस तरीके से आपके जो इंजीनियर्स होते हैं वो लार्ज स्ट्रक्चर की लोड को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये थे बेटा आपके जो है क्वेश्चंस जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। उसके बाद बेटा कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस आते हैं। ये बेटा ये वही टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो कि मैंने ऑलरेडी आपकी बुक में आपको कम्प्लीटली एक लॉन्ग क्वेश्चंस आपको समझाए हैं, तो वो आपने जस्ट वही करने हैं, उसके अलावा और कोई नहीं है। ये जो कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो बस बेटा अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।